सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट। ओके, तो आज डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स एंड स्कूप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। ओके, सो गाइस, आज ये सारे हम टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, सो गाइस, आज हम अभी हम हमारे पेज पे आ चुके हैं। सो गाइस, एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट क्या है? द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनविरॉन, मीन्स टू एनसर्कल और सराउंड। ओके, सो मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवायरनमेंट is a surrounding of an organism. It is defined as a condition of the air, water, land and other things around us. मतलब क्या कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ है उसे हम एनवायरनमेंट में कंसिडर करते हैं। ओके, सो मैं आपको मीन्स आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जो पेज आपके सामने दिखे उसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। सो मैं टॉपिक वाइज फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको समझाता रहूँगा। ओके, सो एनवायरमेंट्स आर द टू पार्ट्स। ओके, बायोटिक पार्ट एंड एबायोटिक पार्ट। सो जिस तरह के हमारे मीन्स हमारा जो जीटीयू का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो कि होती है, जो मैं हर वीडियो में कहूँगा भी और अभी भी कह रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो और भी जाननी है, लेकिन आपको आउट ऑफ सिलेबस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो सिलेबस दिया गया है उसी के ऊपर ही, मतलब उसी के अकॉर्डिंग ही पेपर डिज़ाइन होगा। सो आपको आउट ऑफ सिलेबस कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अगर आप इतना ही जितना सिलेबस में है उतना ही आप कर लोगे सो सफिशियंट है। अगर आप उसको फॉलो करके पढ़ोगे सो इट्स सफिशियंट। ओके, सो आपको कुछ ज़्यादा का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हम आगे चलते हैं। बायोटिक पार्ट इज अ मेड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज इंक्लूड प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बातें हो रही है, जो बायोटिक पार्ट, ये बायोटिक पार्ट है। और एबायोटिक पार्ट में जिस तरह के हवा, पानी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स, ऑयल्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें एबायोटिक में आ गई। द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट आर टुगेदर नो एज बायोम एनवायरनमेंट। ओके, सो कैटेगरी ऑफ एनवायरनमेंट इज इसके ना दो एनवायरनमेंट के कैटेगरीज है, एक है नेचुरल और एक मैन मेड। तो नेचुरल में हमें ये बताया गया है कि नेचुरल में जो है गॉड गिफ्टेड होता है, जैसे बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, मतलब हवा, पानी, फिर ज़मीन, ये सब सारी चीज़ें ना, तो ये गॉड गिफ्टेड है। ये हम कोई ना ही कोई बना सकता है, ना ही कोई खरीद सकता है। मतलब जो चीज़ें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, जो हमारे ऊपर वाले ने जो चीज़ें हमें दी हुई है, वो है नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, और मैन एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि इंक्लूड द फिजिकल स्ट्रक्चर। सबसे बड़ी बात ये है कि एक मीन्स के जो आर्टिफिशियली हर चीज़ जो बनाई गई हो, डैम्स हो गया, कैनल हो गया, पावर प्लांट, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट में लिखी हुई है, सब इसे आप फॉलो कर सकते हो। सो गाइज, अब बारी आई कि एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो यार ये सब चीज़ें ना हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम पे ना कि हर चीज़ जो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए हम जो बचाना है, और जो कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें बचाए रखनी है, प्रिजर्व करना है, उसको बचाना है। और तो उन सब के लिए ना एनवायरमेंटल साइंस हमें बहुत मीन्स इस चीज़ों को फॉलो करने से मीन्स हमें ना एनवायरमेंट में क्या है कि साइंस को फॉलो करते हैं, मीन्स साइंस का हेल्प लेते हैं। और ये इट्स अ नॉट टू मच डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द नॉन साइंटिस्ट। अगर कोई कॉमन इंसान है जो हमें जिसके लिए सबको अवेयर करना है, तो वो बंदा भी कोई भी इंसान एनवायरनमेंट के बारे में जान सकता है। ओके, सो एनवायरमेंटल साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैन विद इम्पैक्ट ऑफ ऑन एनवायरनमेंट। ओके, सो इट्स इन बात से हमें क्या पता चला कि एनवायरमेंटल साइंस एक साइंटिफिक स्टडी है किसके ऊपर? हवा, पानी, दुनिया, फिर ये लिविंग जीव जंतु है, उन चीज़ों पे एक मीन्स जो जैसे कि हम टेक्नोलॉजी, ई वेस्ट हो गया, फिर वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ये सब सारी चीज़ें एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट डालती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे साइंटिफिकली। तो वो हो गया एनवायरमेंटल साइंस। तो आप इस वे में, हिंदी में या गुजराती में, आप जिस वे में कंफर्टेबल उसमें याद रखते हो, तो आपको एग्जाम में लिखने को आसानी रहेगी। ओके,
So environmental engineering can be defined as applicable of the engineering principle to protect and enhancement of the quality of the environment, public health and public welfare. मतलब हमें क्या है कि जो हमारी जो सराउंडिंग है उसे बचाए रखने के लिए उसकी मीन्स उसकी जो क्वालिटी है उसको बरकरार रखने के लिए हमें इसके ऊपर स्टडीज़ करनी है। और जो स्टडीज़ क्या है कि एनवायरमेंटल इंजीनियर जो इंजीनियरिंग जो करेंगे, जो इसके ऊपर स्टडी करेंगे, एनवायरमेंटल इंजीनियर उसको एक ऐसा तरीका निकालेंगे कि उसके प्रिंसिपल के ऊपर, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स के वजह थ्रू हम उसे प्रोटेक्ट कर सकेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग प्लांट्स डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट द सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। मतलब क्या, जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगती है उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ बनती है, मतलब है बनती है, मीन्स है, जिससे हम प्लास्टिक या तो फिर ई वेस्ट हो गया या फिर सॉलिड वेस्ट हो गया उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है और उससे जो मतलब उसको मतलब पता है 4 Rs, रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस। सो दिस टाइप ऑफ मतलब इसको इस कंसेप्ट के ऊपर हमें काम करना रहता है, ओके। फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट्स, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, जैसे कि स्मोक हो गया, स्मोक कंट्रोलर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोलिंग करने के लिए स्मोक यूज़ किया जाता है, ओके। सो अच्छा, environmental studies it can be defined as a branch of the study concerned with the environmental issues। मतलब environmental issue, अच्छा तो ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि environmental studies सो उसका फ़ायदा क्या है, सो किन किन चीज़ों से वो रिलेट करता है। सो गाइस लाइफ साइंस की बात करें तो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो ये हो गया बेसिक एंड अप्लाइड स्टडीज़, मतलब जो एक बेसिक मतलब जो जानना सबके लिए ज़रूरी हो गया। सो अब जैसे कि फिजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेयर साइंस, ओशियोनोग्राफी, जियोग्राफी। तो ये जो स्टडीज़ हो गई ना, ये अप्लाइड स्टडीज़ है, मतलब जो जिसे हम अप्लाई करते हैं डे टू डे लाइफ में, और जो मीन साइंटिस्ट जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, ओके। अब मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा आर द मॉडलिंग, मतलब इसको डिज़ाइन करने के लिए और मीन्स इसके बारे में इसको प्रोग्राम करने के लिए, इन चीज़ों को जनरेट मतलब किस तरह जो कुछ कैलकुलेशन गणित बोलते हैं ना, कुछ मतलब कुछ करने के लिए थोड़ा हिसाब लगाना पड़ता है, दैट्स लाइक ओके। तो सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक एंड नैनो टेक्नोलॉजी आर द टेक्नोलॉजी जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हमें काम लगता है, जो हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल इंजीनियरिंग कब काम आएगा, जब हम फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करें, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र यूज़ करें ताकि हमारा जो क्रॉप है, जो हम बोते हैं ना बीज, तो वो अच्छे से हो गए। सो फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ चीज़ें हम केमिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। सो और भी बहुत सारे नैनो टेक्नोलॉजी आप एग्जांपल्स ले सकते हो, ओके। सो इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ, एजुकेशन, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, ये है मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस के लिए। अच्छा, अवेयरनेस के लिए हम जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कानून निकालते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल अवेयरनेस के लिए एजुकेशन काम लगता है। फॉर एग्जांपल किसी को बताने के लिए कोई अगर एजुकेट इंसान होगा तो जाहिर सी बात है वो समझ जाएगा। मैनेजमेंट करने के लिए कोई समझदार इकोनॉमिस्ट मतलब हर चीज़ों को समझता हो, तो मतलब सोसाइटी में आगे पीछे क्या चल रहा है वो सब जानने के लिए हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ओके। सो अब बारी आ रही है स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ डिसिप्लिन एंड हैज़ अ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल स्कोप्स, मतलब इसके अंदर ना बहुत सारी स्कोप्स है, जिसके कहने का सेंस ये है कि इसमें ये बहुत वास्ट एरिया है, बहुत वास्ट फील्ड है, जिसके अंदर आप हर तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी शुरू हो चुका है, मतलब था ही पहले से, इट्स नॉट अभी नहीं कह सकते कि शुरू हो गया, बट पहले से ही था। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ गई, क्योंकि हर कंपनी, जिस तरह के एप्पल कंपनी की बात करो तो वो अब चार्जर नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही? तो उन लोगों ने क्या मतलब क्या एक्सक्यूज़ किया कि हम चार्जर इस वजह से नहीं देंगे, जो लोग अपने फ़ोन्स को अपग्रेड कर रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी चार्जर होगा, तो हम जो नए बॉक्स में चार्जर इस वजह से नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी ई वेस्ट हम सेव करें। एंड वो लोगों ने एनवायरमेंटल इश्यूज बताई कि ये इन फ्यूचर हमारे जनरेशन को अफेक्ट कर सकता है। सो इसके हिसाब से ना, तो ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर जो स्कूप्स है कि कहाँ कहाँ आपके चांसेस है, ओके। द स्टडी क्रिएट्स अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, देयर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। मैनेज करने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है स्टडीज़ को। प्रोवाइड नॉलेज ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप टू इट, प्रोवाइड अ नेसेसरी इंफॉर्मेशन
about biodiversity richness and potential dangers of the species of the plant, animal and microorganism. अच्छा, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि टाइगर, लायन, फिर पीकॉक, एलिफेंट्स, राइनोसर, सो ऐसे सब जीवों के लिए ना तो काफ़ी मुश्किल हो गया है जीना, जैसे कि स्पैरो। अब आप काफ़ी कम देखा होगा आपने स्पैरोस को। सो इन चीज़ों को बचाने के लिए, इन चीज़ों को मतलब इसके मतलब जो डेंजरस है, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग के कारण से काफ़ी बर्ड्स है जो अब आपको नहीं दिख रहे, तो इन चीज़ों को समझने के लिए ये चीज़ें हमें अवेयर करती है एनवायरमेंटल स्टडीज़। ओके, तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें समझ में आता है, ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमें समझ में आता है, सोशल इशूज़ एंड मतलब जो हमारे आसपास के जो सोसाइटीज़ है उसमें एक डेवलपमेंट, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ को अच्छे से सीवेज ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अवेयरनेस देता है। और फिर स्टडीज़ इनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द सीक्वेंस ड्यू टू द नेचुरल एंड मेन मतलब डिजास्टर, कोई फ्लड, अर्थक्वेक, मतलब उस चीज़ों के कैसे बचा जाए, उन चीज़ों से जो पॉल्यूशन है उसे कैसे कम से कम अफेक्ट हो। सो उन चीज़ों से ये सब बातें हमें कब पता चलेगी, जब एनवायरमेंटल स्टडीज़ हमें आता होगा। ओके, सो evaluate alternative response to the environmental issues before the deciding alternative cause of action, मतलब कुछ एक्शन लेने से पहले हम एनवायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम इन बातों को करेंगे। ओके, सो स्टडीज़ इनेबल एनवायरमेंटल लिटरेट सिटीजन के मतलब कहने का सेंस ये है कि स्टडीज़ मतलब ये जो एनवायरमेंटल स्टडी है ना, सो हर सिटीजन को एनवायरमेंटली लिटरेट करेगा। कहने का सेंस ये कि बाय नोइंग द एनवायरमेंटल एक्ट, राइट, रूल्स, लेजिस्लेशन। ओके, सो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक दिन ना मतलब हम इन चीज़ों को बचा सके। ओके, एक प्रॉपर जजमेंट लेने से पहले हम एक अच्छा डिसीजन ले। ओके, सो नंबर 10, द स्टडी एक्सपोज द प्रॉब्लम ऑफ द ओवर पॉल्यूशन, हेल्थ हाइजीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर की बात कर लो, तो वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन की वजह से हेल्थ, हाइजीन, इन चीज़ों का ध्यान टोटली नहीं रखा जाता। तो इन चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ट्राइज टू आइडेंटिफाई द डेवलप अप्रोप्रिएट एंड इंडिजिनस इको फ्रेंडली स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी टू वेरियस एनवायरमेंटल इशूज़। तो इन चीज़ की पढ़ाई हमें क्या करती है कि हमें डेवलप करती है इको फ्रेंडली स्किल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों को मतलब नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना हमें सिखाती है। Sustainable utilization of the resource, as the resource are inherited from our ancestor to the younger generation without the deteriorating their quality। कहने का सेंस है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया होगा शायद, सो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, मतलब जो यंग जनरेशन हमारे आने वाली पुश्तों के लिए हम जिस चीज़ों को जिन रिसोर्स का यूज़ करते हैं उसको अच्छे से इतना यूटिलाइज़ करें कि उसका प्रॉपरली यूटिलाइज हो, हम किसी का नुकसान ना करें, किस चीज़ का मतलब जैसे कि रफ़ यूज़ ना करे। कहने का सेंस ये तो हमारे एंसेस्टर के बचा के रखे, हमारे जो आने वाली हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखे। जैसे कि पेट्रोल अभी कहने का देखे तो ख़त्म हो रहा है। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है हमें। तो स्टडी इनेबल द थियोरिटिकल नॉलेज इनटू द प्रैक्टिकल एंड मल्टीपल यूज ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, तो ये जो स्टडी है ना, वो थियोरिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिस, हमें इन चीज़ों को बस जानना नहीं है बल्कि प्रैक्टिस भी करनी है, इसको यूज़ करना है फिजिकली। ओके, ओके, नाउ द स्कूप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो हमने पिछली बार क्या देखा, स्कूप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इस बार क्या है, एनवायरमेंटल साइंस। द प्रिंसिपल्स and approach to the environmental science are the applicable in several areas of the development. These areas are the studied as a scope of a subject. Okay, so environmental science का जिस तरह फॉर एग्जांपल हम इंजीनियरिंग करते हैं, सिविल, मैकेनिकल, ये सारी चीज़ें जो भी है वो एक स्टडीज़ है। तो ये एक साइंस मीन्स क्या होगा कि कोई चीज़ को रिसर्च के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद जिसे अप्लाई किया जाता है वो होता है साइंस। ओके, तो हम ये कह सकते हैं। So environmental science is a vast scope since its cover are the wide range of the subject matter or the issue related to our complex life supporting system. Scope of the subject can be described in a term of the major areas of applicability as well as
career opportunities related to the subject. Okay, so three major area of the applicability of the subject are the management of the natural resource. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है. हम अगर देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ट्रीज़ एक एग्जांपल है, ट्रीज़ और हवा, पानी, ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नदी का पानी, हम नदी का पानी मैक्सिमम यूटिलाइज़ कैसे करें, मैक्सिमम यूटिलाइज़ कैसे करें, मतलब उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. सो कंजर्वेशन ऑफ द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. बायो इकोसिस्टम मतलब ये जो जो पेड़ पौधे कहते हैं सेव ट्री सेव लाइफ, तो इसी तरह ये जो सारी चीज़ें हैं तो उसको कंजर्वेशन करना सीखेंगे. कब उसे अप्लाई कब कर सकेंगे, जब हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस की नॉलेज होगी. बायोडाइवर्सिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी पहले आपको बताया कि जो लायन, टाइगर, फिर ये जो काफ़ी सारे ऐसे बर्ड्स की स्पीसीज, फॉर एग्जांपल स्पैरो ले लो, क्योंकि अभी आजकल हमारे आसमान में स्पैरो नहीं दिखती है, बट आप पिछले 5 साल 6 साल 10 साल पीछे जाओ तो आपको आसमान हमेशा हरा भरा मतलब भरा हुआ दिखेगा. कहीं ना कहीं चिड़िया उड़ रही है, कहीं ना कोई परिंदा उड़ रहा है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें आजकल हमें नहीं देखने को मिलती है. ओके, तो प्रिवेंशन एंड नंबर 3, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन. सो पोल्यूशन जो होता है, फॉर एग्जांपल अभी तो गाड़ियों में BS6 इंजन आ चुका है. सो जब पहले BS4 इंजन था, सो BS4 से BS6 तक अपग्रेड हुआ है ना, तो वो कोई आम आदमी नहीं कर सकेगा. जिसके पास नॉलेज होगी, जिसको साइंस आता होगा, कोई इंजीनियर ने किया होगा ना, तो उसी तरह एनवायरमेंटल साइंस हमें इतना फ़ायदा देता है. जिसके BS6 माइलेज ज़्यादा देती है, कम पेट्रोल में उसका मतलब उसका यूज़ वर्क ज़्यादा निकलता है. जिसके हम फॉर एग्जांपल हम मैकेनिकल में भी पढ़ेंगे, फिज़िक्स में भी पढ़ा होंगे कि एफिशिएंसी उसका ज़्यादा हो गया BS4 के कंपैरिजन में. BS6 की इंजन काफ़ी ज़्यादा वर्क देती है. तो उसका पोल्यूशन मतलब जो एक्स्ट्रा मतलब कोई भी चीज़ दुनिया में 100% एफिशिएंट नहीं होती है, राइट. तो लेकिन हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, पोल्यूशन को मिनिमाइज़ मतलब जो वेस्ट जो लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं. सो इन चीज़ों को जानने के लिए हमें एनवायरमेंटल साइंस की बहुत ज़रूरत है. In addition, environmental science play a key role of the solving complex environmental issues of the varying scale, including climate change, ozone layer depletion, energy crisis, desertification, urbanization, population explosion and so on. जिस तरह के ओजोन लेयर डिप्लीटेशन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज मीन्स क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल लाइक क्लाइमेट चेंज होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, राइट. कुछ जगह ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, कुछ जगह बारिश नहीं है. तो बारिश के लिए हमें एक साइंस पता है जिसको हम क्लाउड शेडिंग की मदद से हम अमुक इलाकों में बारिश करा सकते हैं. तो ये मीन्स इट्स ऑल्सो कंसिडर द कैटेगरी ऑफ द एनवायरमेंटल साइंस. ओके, अब बात है ओजोन लेयर. ओजोन लेयर डिप्लीटेशन फॉर एग्जांपल पहले CFC यूज़ होता था AC में, फिर कुछ मशीन्स में, लेकिन अब कुछ आई थिंक FC या फिर आई मीन नॉट श्योर बट इट चेंज. सो ये कब होना था, जब एनवायरमेंटल साइंस की हमें नॉलेज हो सकती है, हम एनवायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं. ओके, तो ओजोन लेयर डिप्लीटेशन के बारे में भी अभी काफ़ी ध्यान रखा जाता है. एनर्जी क्राइसिस के लिए हमें पहले सिर्फ थर्मल या न्यूक्लियर एनर्जी की मीन्स खोज हुई थी, फिर बाद में सोलर एनर्जी की बात आई, फिर धीमे धीमे काफ़ी सारी अभी तो काफ़ी जिसकी हीट एनर्जी भी आ चुकी है, राइट. हीट एनर्जी को हम यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. और फिर डिजर्टिफिकेशन, इन सारी चीज़ों को लड़ने के लिए हम एनवायरमेंटल साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. Scope of the subject in term of the career opportunity is fairly vast. Obviously, काफ़ी vast हो चुका है. Last for the 2 decades, environmental science has been considered to be the associated with a number of the career opportunities. तो अब से last for 2 decades मतलब पिछले 20 सालों से environmental science एक career opportunity के लायक काफ़ी बेस्ट माना जाता है. मेजर करियर ऑप्शंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट कैन बी द इंडस्ट्रीज, एकेडमिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी, ग्रीन मार्केटिंग, NGOs एक्सेट्रा. सो गाइस यही बातों मतलब यही सेंटेंस ना हमें काफ़ी चीज़ें बता देती है कि ये जो एनवायरमेंटल साइंस है ये काफ़ी वास्ट है. ओके, काफ़ी वास्ट फील्ड इस अक्वायर करती है. सो देयर आर द वेरियस environmental science have the extensive research and work is done. These are
the pollution control board. Number 2 biomass. Number 3 renewable energy. Number 4 water management. Number 5 ecology, toxicology, water management. अच्छा waste मैंने ये waste मैंने sorry guys. Okay, number 8 geoinformatics, forestry, biofuels and legal service. Okay, so guys, now impact of the technology on environment. The technology is developed and used for the human well-being. So guys, जिस तरह के हम देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ना, तो हमें काफ़ी मदद करती है, जैसे कि टीवी, लैपटॉप, मोबाइल्स एंड मैनी अदर थिंग्स, जैसे बाइक. सो हम हर साल, हर महीने या तो फिर मतलब सॉरी हर 6 महीने अपना मोबाइल चेंज करते, राइट. सो जो पुराने मोबाइल, उसका क्या. तो इन चीज़ों को जानने के लिए इम्पैक्ट, मतलब ये चीज़ें करती क्या है, जो पुरानी चीज़ें हो गई, जो मतलब ई वेस्ट हो गया फॉर एग्जांपल, ये बेस्ट एग्जांपल है कि ई वेस्ट. सो उन लोगों का क्या, तो ये सब चीज़ें ना इम्पैक्ट करती, मतलब एक असर करती है एनवायरनमेंट पे. ओके, सो देयर आर द 3 टाइप ऑफ इम्पैक्ट: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड क्यूमुलेटिव. सो सबसे पहले देखेंगे हम डायरेक्ट इम्पैक्ट. सो डायरेक्ट इम्पैक्ट इंक्लूड्स एक्सीडेंट, एग्जॉस्ट ऑफ रिसोर्स. फॉर एग्जांपल, जैसे कि बाइक में जो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्टन, जैसे कि गैस निकलना है. ओके, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, फॉरेस्ट, जिस फॉरेस्ट का मतलब काटना, घर बनाना, ये सब जो अभी जो होता है डिफॉरेस्टेशन जिसे कहते हैं. तो रिलीज ऑफ द पॉल्यूटेंट अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, चेंज इन लैंडस्केप का कहने का क्या सेंस है. चेंज इन लैंडस्केप मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी जगह ऐसी है कि जिन जगहों को ना चेंज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप दुबई ले लो. अच्छा, जैसे कि बात करते हैं दुबई ले लो, तो दुबई के अंदर ना आर्टिफिशियली काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप की जाती है. तो ये भी एक चेंज इन लैंडस्केप का एग्जांपल दे सकते हैं. अब बात आई indirect impact. Indirect impact are also known as secondary impact or the chain impact. They are usually linked closely with a project as and many have the more profound consequence on environment than a direct impact. जैसे कि indirect impact ना, so काफ़ी 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 अफेक्ट करता है environment पे. According to means as compared to direct impact, indirect impact is a more effective. Okay, for example, deforestation may result in extinction of some of the birds and animal species in a forest. For example, किसी जानवर को, किसी जैसे कि कुछ ऐसे बर्ड्स हैं ना, तो उनको ना संदल ट्री में रहना बहुत पसंद है. लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ सुगंध, जैसे फॉर एग्जांपल हम संदल लकड़ी को जलाते हैं, राइट. तो ये सब करने के लिए ना हमें उसको काटना पड़ता है, पेड़ को काटना पड़ता है. संदल लकड़ी क्यों जलाते हैं, और उसको खुशबू के लिए भी यूज़ किया जाता है. मैंने जहाँ तक मुझे पता है, उसको खुशबू के लिए भी यूज़ किया जाता है. सो हम जैसे काटते संदल ट्री को, तो जो ट्री कटता है, तो वो जो बर्ड्स थे जिनको वहीं पे रहना पसंद था, तो उन लोगों का क्या, राइट. जैसे कि हमसे अपना कोई घर छीन, तो हम क्या करें, इस तरह. तो cumulative impact, these impact are the general result are the slow change of environment. For example, if the highway road is constructed through the forest for development, then cattle tribal may move through forests frequently, which result in a rapid depletion. This destroys a forest edge, ecotone and basic forest ecosystem. जो forest का जो ecosystem होगा, जो माहौल होगा, वो चेंज कर देगा. अगर फॉर एग्जांपल कोई फॉरेस्ट के बीचों बीच आप रोड बना रहे हो, राइट. सो वहाँ का जो इकोसिस्टम था वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि वहाँ के जो जानवर हैं जिन्हें आराम से सुकून से रहना पसंद था, वो लोग अब वहाँ पे नहीं अच्छे से रह पाएंगे, क्योंकि गाड़ियों का आना जाना रहेगा, इग्निशन ऑफ फ्यूल वहाँ पे होगा. सो जो गैसेस होगी, गैस में वातावरण भी काफ़ी चेंज हो सकता है. रैपिड एडवांसमेंट इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ चेंज the living standard of the people, but at the same time this has become the cause of the environmental degradation. There is a world-wide concern over the disposal of the toxic waste, greenhouse gases, disposal of the nuclear and radioactive waste, and climate change. Climatic change impact of technology is a different field of the environment can be.
समराइज एज फॉलो। सो हम आगे देखते हैं क्या बताया गया है। सो गाइस ये जो आपको जो टेबल्स दिख रही है ना, उससे आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको आपका वक्त भी बचेगा और आपका जो सिलेबस है वो भी फटाफट से कवर होगा। ओके, सो ओके, आप इंडस्ट्रीज़ एंड माइनिंग का ले लो स्क्रीनशॉट। सो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया। अपने पावर जनरेशन थर्मल प्लांट क्रिएट्स, ये भी ले लिया होगा। टूरिज्म एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़, ओके। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेचुरल डिग्रेडेशन। सो इंट्रोडक्शन का ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। नेचुरल डिग्रेडेशन कैन बी डिफाइंड एज अ डिटोरियोरेशन सॉरी of environmental quality due to the different activities of the living being that pollute the key element like air, water and soil. Environmental degradation can occur naturally or through the human activities. The factor of the environmental degradation are divided into the two groups, the natural factor and man-made factor. तो इस फटाफट देख लेते हैं। ओके, नेचुरल फैक्टर के अंदर जो मीन्स जैसे कि दुखा क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉट, अर्थक्वेक, सुनामी, स्टॉर्म एंड फ्लड्स, वॉल्केनिक इरप्शन। सो इसमें ना काफ़ी एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और काफ़ी नुकसान भी होता है फिजिकली। These factors are not only the cause physical and agricultural damage but are also the responsible for disruption of the property and essential service like the electricity and water supply। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर हमारा भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैन मेड फैक्टर। तो मैन-मेड फैक्टर द ह्यूमन फैक्टर इंक्लूड्स अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। अर्बनाइजेशन मतलब क्या कि जो विलेज को शहर बनाना, जैसे कि उसमें ना काफ़ी वहाँ का माहौल, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का हवा पानी काफ़ी चेंज होता है। जैसे कि डिफरेंट होता है ना कि वहाँ पे ऑक्सीजन, हम कहते हैं कि विलेज में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, वहाँ का हवा मतलब सांस लेना अच्छा लगता है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर जगह इंडस्ट्रीज़ खड़ी करना, बड़ी बड़ी कंपनी का खड़ा होना, वो सब होने के लिए मतलब होने की वजह से ना तो एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी चेंज मतलब काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे काट कर, जंगल काट कर सिटीज़ में कन्वर्ट करना, मल्टी सिटीज़ में कन्वर्ट करना। ओके, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ओवर पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी। सो गाइस इन चीज़ों का ना आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब मीन्स एक बार आप रीड करोगे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ओके, सो होप्स आपने ले लिया होगा। तो आगे चलते हैं। सो ये है मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल सोर्स आर क्लासिफाइड एज। ओके, तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन, फूड सप्लाई प्रॉब्लम। सो गाइस ये सब चीज़ों का ना आपको हल्का सा मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। जिस तरह के मैंने आपको जब सिलेबस एक्सप्लेन करा था उसमें आपको बताया था मैंने कि उसके अंदर रिमेम्बरेंस जो थियरी का मतलब टोटली ये थियरी है। सो इसके अंदर याद रखने की चीज़ बहुत सारी है। सो आप इसको पढ़ लेना याद से। ओके, तो ये मतलब रीड करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं सीधा यूट्यूब से आपको आपके दिमाग में उतार दूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। सो आपको इसको रीड करना होगा। एयर पोल्यूशन ड्यू टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, फिर डायबाइड से काफ़ी सारे जो मतलब ये जो मेन चीज़ है ना, मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो ये सब ये चीज़ें जो मेन है। ओके, सो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ओके, तो नीचे भी कुछ है। ओके, तो इसकी एक बार लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ओके,
So now I am going to explain the impact equation. Impact equation, what is the impact equation? So एक famous scientist जॉन होल्ड्रेन एंड बायोलॉजिस्ट द पॉल एलरिच ने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन के काफ़ी डिटेल so guys, impact of the equation IPAT, the famous physics John Hallett जिसके मैंने आपको बताया इनका नाम. So IPAT equation is I equal to P into A into T. तो I का डिफरेंस इन सारी चीज़ें आपको दिख रही है. एनवायरमेंटल बहुत ईजी गाइस, एनवायरमेंटल साइंस बहुत ईजी, ES इज अ वेरी ईजी सब्जेक्ट. यू कैन स्कोर मोर एंड मोर. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एफ्लुएंस, मतलब ये है ना कि कंजप्शन लेवल, कि जो पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी कंजप्शन लेवल उतनी ज़्यादा होगी, वो सब सारी चीज़ें ना डिपेंड करती है. तो टेक्नोलॉजी रिफर्स इन प्रोसेस यूज इन ऑब्टेन रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड इनटू द यूजफुल गुड्स एंड wastes. So in developing countries like the India, basically the population, poverty and pollution are the key factors responsible for the rapid environmental degradation, which called is P-cube syndrome. Okay, so guys यहाँ तक तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बात है कि ना आपको रीड करना ज़रूर होगा. सो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो गाइज कमेंट करिए और मुझे बताइए. ओके, सो गाइज रोल ऑफ द एनवायरमेंटल इंजीनियर, ये हमारा इंट्रोडक्शन का सबसे लास्ट टॉपिक है. द एनवायरमेंटल इंजीनियर आर द technocrat who are the committed to protect the human being from the harmful effect of the environmental degradation caused by the pollutions in environmental due to the population explosion, urbanization, industrialization. The measure of the environmental engineer are okay. तो यहाँ पे आप ये जो इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मतलब जो फैकल्टीज़ है उनसे पूछ लेना. ये 15% ऑफ, मतलब जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो सिलेबस है तो 50% एनवायरमेंटल साइंस में काफ़ी, मतलब ये भी इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो ये जो क्वेश्चन है ना एनवायरमेंटल इंजीनियर, की रोल ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ओके, सो ये सब चीज़ें ना आप ज़रूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए. जिसके फर्स्ट पॉइंट हमें बता रही है एनवायरमेंटल मेक द एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी लाइक द इवोल्यूशन. सो क्वालिटी इम्प्रूव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एनवायरमेंटल इंजीनियर्स. फिर जो एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक डेटा, परफॉर्म क्वालिटी चेक, ये सब ज़रूरी है. डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, जैसे कि मैंने बताया कि सेवेज वाटर वाटर के निकास के लिए एक अच्छा कंस्ट्रक्शन, अच्छा डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है. फिर ट्रीटमेंट प्लान्स. फिर नंबर 5 बता रहा है डिज़ाइन सेवेज स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज network from the proper disposal of the sewage and water, storm water. So they design the various treatment technologies for the municipal industry, solid waste management. तो ये सब सारी चीज़ें ना, सो आप ज़रूर एक बार देख लेना. और नंबर 7 बता रही है द कंसेप्ट रिसाइकलिंग एंड द रीयूज़ ऑफ द वाटर, वेस्ट वाटर. सो नंबर 8 बता रही है कि नेचुरल चीज़ों को प्रोटेक्ट के साथ साथ जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखना होता है कि इफेक्ट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द हैजार्डस वेस्ट, टॉक्सिक, केमिकल एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट. तो ये सब सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एनवायरमेंटल इंजीनियर को की रोल मतलब बताते हैं. ओके, सो दे प्रोवाइड द लीगल एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑन द नो मैटर्स. फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को बचाने के लिए ना हमें उसके लिए पैसे खर्च भी करने पड़ते हैं. तो इन सारी चीज़ों को हम लीगली और फाइनेंशियली सारी चीज़ों को हम अगर देखें तो एनवायरमेंटल इंजीनियर की बहुत एक की रोल है उनके इन सारी चीज़ों में. सो प्रिंसिपल ऑफ द बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल इंजीनियर डेवलप अ सॉल्यूशन टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ओके, सो जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो का मतलब जो भी इन चीज़ के प्रिंसिपल हैं, इन सारी चीज़ों को यूजेज है. तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए एक एनवायरमेंटल इंजीनियर एक सोल्यूशन डेवलप करता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का. ओके, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी ये लोग बहुत यूजफुल है. दे आर द कंसर्न विद द लोकल एंड वर्ल्ड वाइड एनवायरमेंटल इशूज. दिस स्टडीज द अटेम्प्ट टू द मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन. सो गाइस, आपको यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म होता है. सो बने रहिए और सारे वीडियोस एंड तक देखिए. और इन सारी जो मतलब PDF जो पेजेस मैं आपके स्क्रीन पे ला रहा हूँ, तो इन सारी चीज़ों का ना आप
स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इन चीज़ों का नोट्स बनाओ या ना बनाओ, पर जो स्क्रीनशॉट है उनसे रीड ज़रूर करें, ताकि एग्ज़ाम टाइम आपको एक बार जब आपको एक बार देख लें, एक बार रीड कर लें, तो आपको यूज टू रहे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओके, बाय, टेक केयर.